दिल्ली में सीएम आवास को किया गया सील। केजरीवाल के पूर्व विशेष सचिव समेत 3 अफसरों को नोटिस। गलत तरीके से सीएम आवास हैंडओवर करने का आरोप। हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला। कहा कांग्रेस का मुस्लिमों को डराने और हिंदुओं को बांटने का फॉर्मूला फेल। हरियाणा में कांग्रेस के हार पर सहयोगियों ने साधा निशाना। अकेले लड़ने पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल तो सामना में शिवसेना यूबीटी का भी वार। सीमाओं की कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। राजस्थान और पंजाब की सीमावर्ती इलाकों में बनेगी नई सड़कें। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नायब सिंह सैनी। सूत्रों के मुताबिक दोबारा सीएम बनना लगभग तय। दशहरे के बाद विधायक दल की बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर पहली प्रतिक्रिया। कहा जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत, संविधान की जीत। हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर सस्पेंस। समाजवादी पार्टी ने एक तरफा 6 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित भी कर दिए। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। जयराम रमेश ने कहा नतीजे स्वीकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा दिल्ली के साथ तालमेल जरूरी। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्राइक। 30 ठिकानों पर हमले में 50 की मौत। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफिशियल टेबल टॉक हुआ है। वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। बड़ी खबर है शीश महल। अरविंद केजरीवाल जी जहां आतिशी जी नई सीएम, लेकिन सीएम हाउस सील हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम हाउस सील हो गया है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से अपने तर्क रखे गए हैं, आम आदमी पार्टी के अपने तर्क है, सीएमओ की तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही है। लेकिन इस सील को लेकर दिल्ली में बड़ा संग्राम छिड़ गया है। और सरकारी संपत्ति, जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल जिस पर अवैध कब्जा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसको सील किया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई। उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी जांच अच्छे से होगी। दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। देखिए बड़ी खबर है। कल हरियाणा से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर आई साहब कि वहां सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। और आज की बड़ी खबर यह है, खबर आई कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के उस आवास को सील कर दिया गया है जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास के खिलाफ यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के अधीन पीडब्ल्यूडी की है। यह बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में सीएम आवास को सील कर दिया गया है। आरोप यह लगाया गया साहब कि चाबी हैंडओवर नहीं की गई थी और एक तरीके से ठीक तरीके से हैंडओवर नहीं किया गया। ठीक तरीके से बड़ी खबर है। ये इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। सीएम आवास सील कर दिया गया है दिल्ली में, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है। वो कथित रूप से शीश महल सील कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। अच्छा, ये जो चाबी देती हुई तस्वीरें, इसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। देखिए जो चाबी दी जा रही है, इसको लेकर भी विवाद हुआ था कि चाबी फोटोशूट के बाद जो है वापस ले ली थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी जो आई थी, ये पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी थी। ये इसमें यह दावा किया गया था, इसमें जो लिखा गया था कि इट इज ब्रॉट योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस handed over to PWD were taken back after some time।
मतलब ये चाबी दी गई वो वापस ले ली गई, ये पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी में लिखा था। लेकिन आज क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास गेट पर एक नहीं डबल लॉक लगा दिया है। डबल लॉक लगाकर आवास को सील कर दिया है। शीश महल, सो कॉल्ड शीश महल सील कर दिया गया है। बंगले को सील करने से पहले पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास से आतिशी जी का सारा सामान बाहर कर दिया, ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी का। यह आम आदमी पार्टी का ऐसा आरोप है कि इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि सीएम हाउस से एक तरीके से सीएम का सामान जो है इस तरह से वो भी तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। रिक्शे के ऊपर और जो है टेम्पो वगैरह के ऊपर सामान जो निकलता हुआ नजर आएगा। आतिशी का सारा सामान निकालकर बाहर कर दिया गया, यह आम आदमी पार्टी का दावा। हालांकि एलजी की तरफ से दावा किया जा रहा है, एलजी सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि यह सामान खुद आतिशी जी की तरफ से ही बाहर निकलवाया गया। ये अच्छा वो तस्वीरें भी आ गई, देखिए ये वो आज हैरान कर देने वाली तस्वीरें जब सीएम हाउस से सील करने से पहले इस तरह से रिक्शे के ऊपर सामान निकला। दोनों के अपने अपने पक्ष है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का ये स्तर हो गया है कि इतिहास में पहली बार सीएम का सामान इस तरह से घर से बाहर निकाला गया। एलजी के सूत्र बता रहे हैं साहब कि आतिशी जी ने खुद ये निकलवाया है, ये एलजी के सूत्र बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को इस आवास को खाली किया था। पूरी कहानी सुनिएगा। 4 को खाली कर दिया, 4 अक्टूबर, जिसके बाद दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंचाया जा चुका था। दरअसल इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी मैं फिर से बताऊंगा। ये चिट्ठी जो है ना ये उसी पर नजर रखिए। 4 अक्टूबर के उस वीडियो से हुई थी जिसमें केजरीवाल और उनका परिवार घर छोड़कर जाता हुआ दिखाई दिया था। वो तस्वीर अगर हम फिर से चलाएंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी बंद घर की चाबी एक अधिकारी को वो पकड़ाती हुई नजर आती हैं। वो तस्वीर ये देखिए, ये वो तस्वीर है। ये शुरुआत हुई थी जब सुनीता केजरीवाल जी ने इस तरह से चाबी जो एक अधिकारी को देती हुई नजर आई। ये लगा कि हैंडओवर हो गया, घर हैंडओवर, चाबी सौंप दी गई। अब इसमें पीडब्ल्यूडी का दावा चौंकाने वाला। पीडब्ल्यूडी कह रही है, पीडब्ल्यूडी का दावा साहब कि जो है ये 6 फ्लैगस्टाफ रोड जो कीज दी गई थी उसको वापस ले लिया गया। ये जो चाबियां दी गई, फिर बीजेपी ने बताया कि फोटोशूट कराया, चाबी दी, चाबी वापस ले ली गई। ये पीडब्ल्यूडी ने। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी जो है सीएम हाउस पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए ये सब करा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग का क्या कहना है वो मेरे हाथ में चिट्ठी है कि अधिकारी को चाबी सौंपने के कुछ देर बाद ही ये चाबी वापस ले ली गई। ये चाबी को लेकर चिक शुरू हुई, सियासी जंग की नई चाबी एक तरीके से हो गई। लेकिन अब शीश महल सील कर दिया गया है, शीश महल को सील करना पड़ा है। ये कहा जा रहा है, पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ठीक तरीके से हैंडओवर नहीं हुआ और जो है आतिशी जी का सामान अंदर पहुंच गया। अभी तो घर आवंटित नहीं हुआ था। सीएम के लिए घर आवंटित करने का अधिकार पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि सिर्फ उसके पास है, जबकि केजरीवाल जी के बंगला छोड़ने से बाद से अब तक पीडब्ल्यूडी को आवास की चाबी नहीं मिली है। चाबी नहीं मिली है। पीडब्ल्यूडी कह रहा है चाबी कैमरे के सामने दी गई, चाबी वापस ले ली। इसीलिए आज पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम आवास पहुंच गए। इतना बड़ा एक्शन ले लिया। वहीं खबर यह भी आ रही है कि सीएम आवास से कैंप ऑफिस के स्टाफ को भी हटा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का यह दावा है कि जिस बंगले में केजरीवाल रहा करते थे उसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीडब्ल्यूडी का दावा है कि अवैध इस्तेमाल हो रहा था, चाबी दी नहीं गई थी। इसके लिए सीएम आवास पर पहले भी नोटिस भेजा गया था। नोटिस में पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि पूर्व सीएम को, नए सीएम को सीधे बंगला सौंपने, चाबी सौंपने की बजाय चाबियां पीडब्ल्यूडी को जमा करानी होंगी। अच्छा ये पेंच है। पीडब्ल्यूडी का दावा यह है कि अब केजरीवाल जी ने बंगला खाली किया, नई सीएम आतिशी जी। पीडब्ल्यूडी कह रही है कि पूर्व सीएम को, नए सीएम को सीधे बंगला अलॉट करने का अधिकार नहीं है। चाबी सीधा वहां नहीं कि उनका सामान, बल्कि आपको पीडब्ल्यूडी में चाबी जमा करानी थी, हैंडओवर करना था। ठीक। दूसरी ओर इस विवाद में मुख्यमंत्री आतिशी के ऑफिस की ओर से भी क्या कहा गया, क्योंकि उनका पक्ष भी सामने आना जरूरी है। सीएमओ यानी कि आतिशी जी के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास इस तरह से खाली कराया गया और जबरन मुख्यमंत्री का सामान मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला गया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम आवास आवंटित करने की तैयारी चल रही है। मतलब ये जो शीश महल, सो कॉल्ड शीश महल है, क्या किसी और को दे दिया जाएगा? ये सारे सवाल है, हमें नहीं पता है। कल को हो सकता है भी ये शीश महल किसी और को दे दिया जाएगा क्या? हालांकि एलजी सोर्सेज बता रहे हैं
कि भाई ये वापस दिया जाएगा, लेकिन कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटीज होती है। चाबी वापस पीडब्ल्यूडी को सौंपनी होती है। 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही बीजेपी अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है आम आदमी पार्टी। इसलिए यह सब किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह कहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि अभी तक सीएम आतिशी जी को सीएम आवास अलॉट नहीं किया गया, जबकि बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बंगला छोड़ने का फोटोशूट तो कराया, चाबी तो पकड़ाई, लेकिन चाबी वापस ले ली। बंगला अभी भी उनके कब्जे में है ताकि शीश महल के राज बाहर ना आ जाएं। बीजेपी कह रही है कि शीश महल छोड़ना नहीं चाह रही आम आदमी पार्टी, क्या छुपाना चाहती है, शीश महल में ऐसा क्या है, और कहीं कोई राज ना बाहर आ जाए, ये बीजेपी कह रही है। सुनिए दोनों का पक्ष। आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, भाजपा ने हमेशा से ही झूठ का सहारा लिया है। एकदम बेहद झूठी पार्टी है भाजपा। 4 तारीख को बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री ने कीज हैंडओवर की थी सेक्शन ऑफिसर मुकेश शर्मा जी को पीडब्ल्यूडी के। उसके बाद पूरी कार्रवाई हुई, एनओसी हुई, बकायदा उस हिसाब से सारा कुछ कार्रवाई सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेगा ना। अगर एलजी इतना चाहते हैं कि कोई भाजपा नेता वहां रहे तो चुनाव लड़े, चुनाव लड़के फिर से मुख्यमंत्री आवास में रह सकते, ऐसे नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि मुकेश जी नाम है उनका, और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर है जो सुनीता केजरीवाल जी चाबी सौंप रही है। हमने तो चाबी सौंप दी थी। पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी कह रही है साहब की चाबी सौंपी फिर वापस ले ली। बीजेपी कह रही है फोटोशूट कराने के लिए चाबी सौंपी, चाबी वापस ले ली और अवैध तरीके से इस पर कब्जा जमाए रखा। आतिशी जी का सामान अंदर पहुंच गया। आज पीडब्ल्यूडी कह रही है कि सामान बाहर निकलवाया गया, लेकिन एलजी ऑफिस कह रहा है कि ये तो अच्छा, एलजी ऑफिस क्या कह रहा है मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। आम आदमी पार्टी का पक्ष आपने सुन लिया, बीजेपी का पक्ष आपने सुन लिया। एलजी सूत्र बता रहे हैं, उस विवाद में कहा गया कि सूत्र बता रहे हैं कि एलजी ऑफिस ने कहा है कि अन्य घरों की तरह, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अन्य घरों की तरह सीएम आवास का भी मालिक पीडब्ल्यूडी है। कोई आदमी, कोई मुख्यमंत्री इसका मालिक नहीं होता। यह कहा जा रहा है कि एलजी सूत्र बता रहे हैं कि अन्य घरों की तरह मुख्यमंत्री आवास का मालिक भी पीडब्ल्यूडी विभाग है। ठीक, पीडब्ल्यूडी ही घर खाली होने पर उसका कब्जा लेता है। जैसे सीएम को घर खाली करना पड़ा तो आपको वापस पीडब्ल्यूडी को चाबी देनी पड़ती है। ठीक, इन्वेंट्री बनाता है, फिर विधिवत आवंटित करता है, फिर से दोबारा अलॉट कर दिया जाएगा, दोबारा से अलॉट किया जाता है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने घर खाली करने का दिखावा तो किया, पर पीडब्ल्यूडी को घर का कब्जा नहीं दिया। एलजी सोर्सेस, ठीक, एलजी सोर्सेस ने सवाल पूछा आखिर इसके पीछे क्या छिपाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि घर सीएम आतिशी को अब तक आवंटित नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एलजी सोर्सेस बता रहे हैं कि आतिशी जी को यह बंगला अब तक आवंटित नहीं है। आतिशी का आवंटित आवास अभी भी मथुरा रोड पर है, 17 AB मथुरा रोड। ठीक, 17 AB मथुरा रोड पर उनका घर है। तो उन्हें 2 घर कैसे आवंटित हो गए? ये सो कॉल्ड शीश महल और मथुरा रोड वाला भी 2 घर कैसे हो गए? ये एलजी के सोर्सेस पूछ रहे हैं। सीएम आतिशी ने बिना अलॉटमेंट के स्वयं अपना सामान उस घर में रख लिया। ये एलजी सोर्सेस के आरोप हैं कि आतिशी जी ने खुद सामान घर के अंदर रखवा दिया बिना परमिशन, अवैध तरीके से स्वयं, और फिर खुद ही वहां से हटाया। ये जो तस्वीरें चल रही थी जिसमें रिक्शे पर सामान जा रहा था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीडब्ल्यूडी का सामान ऐसे खाली करवाया गया, एलजी सोर्सेस कह रहे हैं कि ये तो आतिशी जी ने खुद वहां से सामान हटवाया है। एलजी ऑफिस की तरफ से सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जिस बंगले में केजरीवाल रहा करते थे वो विधिवत इन्वेंट्री तैयार कर लेने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री जी को आवंटित कर दिया जाएगा। देखिए, सीएम आवास के संबंध में क्या हुआ, इसको लेकर सीएम दफ्तर ने पीडब्ल्यूडी को लेकर रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि सीएम आवास खाली करने
के बाद चाबियां वापस ले ली गई थी। ये जो मेरे हाथ में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सच है, हमें नहीं पता, आरोप है अपने अपने। पीडब्ल्यूडी का अलग दावा है कि सुनीता केजरीवाल जी ने चाबी दी, वीडियो बना, चाबी वापस ले ली। फिर ये पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि इट इज ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी वर टेकन बैक आफ्टर सम टाइम। चाबियां वापस ले ली। अब इसी के जवाब में सीएमओ ने पीडब्ल्यूडी को जवाब दिया है। अब सीएमओ का पक्ष जान लीजिए, आम आदमी पार्टी का। सीएम दफ्तर के डिप्टी सेक्रेटरी सतिंदर मोहन ने 8 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के एक असिस्टेंट इंजीनियर को पत्र लिखा था, जिसके मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे 4 अक्टूबर सुबह 11 बजे घर खाली कर दिया था खाली। उस समय सीएम कैंप ऑफिस में मौजूद सेक्शन ऑफिसर मुकेश कुमार, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, आम आदमी पार्टी के लिए मुकेश कुमार जी, इनको चाबी दे दी गई थी। चाबी दे दी, पीडब्ल्यूडी कह रहा है चाबी वापस ले ली, फोटोशूट कंप्लीट हो गया, चाबी वापस ले ली। आम आदमी पार्टी कह रही कि मामले की आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सीएमओ की तरफ से पीडब्ल्यूडी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को 5 अक्टूबर को एक पत्र भेजा गया। 5 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर करम सिंह यादव ने सीएम कैंप ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर विजय कुमार को सरकारी आवास खाली करने की रिपोर्ट भी पेश की। 4 अक्टूबर को ही सीएम आतिशी के दफ्तर ने पीडब्ल्यूडी को सीएम आवास आवंटित करने का अनुरोध किया। सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से हुआ, आम आदमी पार्टी के हिसाब से। 7 अक्टूबर को जीएडी ने सीएम आवास के संबंध में जो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया। मुख्यमंत्री ने 6 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सीएम आवास का दौरा किया। मौजूदा वक्त में सीएम आवास की चाबियां मौजूदा मुख्यमंत्री के पास है। ये जानिए, सबसे इंपॉर्टेंट, पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि चाबी नहीं दे रहे हैं वापस, सील कर दिया सीएम ऑफिस। आम आदमी पार्टी कह रही कि चाबियां जो है वो अभी जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री के पास है और बिल्कुल प्रोसीजर के हिसाब से मुख्यमंत्री का सामान बाहर निकाला गया, इतिहास में कभी नहीं हुआ। निरीक्षण के संबंध में, नए आवंटन के संबंध में संबंधित इंजीनियर से जांच करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या इस मामले में 5 अक्टूबर को वेकेशन रिपोर्ट जारी करते वक्त इन्वेंट्री तैयार की गई थी या नहीं की गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर, शीश महल सील को लेकर बवाल जो है दिल्ली में आने वाले समय में वो बढ़ सकता है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ना किस तरह से इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन में ही घिर गई है ना। सबने कांग्रेस पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस इंडी गठबंधन में कैसे घिर गई है ना, अब आपको यह बताने जा रहे हैं। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे। कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। कांग्रेस ने जब भी अपनी ताकत बढ़ाई तो वो अपने सहयोगी को मार के बढ़ती है, तो उनके सहयोगी भी समझ रहे हैं। वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। आदरणीय अखिलेश जी की, आदरणीय राहुल जी की बहुत अच्छी बातचीत है उनके साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी दोस्ती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफिशियल टेबल टॉक हुआ है। सब कह रहे हैं मिलके कि कांग्रेस पार्टी तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो हमारे लिए बोझा हो। कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कमियां रह गई। अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में ना जाते तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी, किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। बुरे दिन आते ना, हर कोई सुनाकर चला जाता है साहब, हर कोई सुना रहा है कांग्रेस पार्टी को, हर कोई। जिसकी जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी, वो भी सुना रही है कांग्रेस को। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, खुद का क्या हाल है पता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी को सुना रही है। उधर शिवसेना कांग्रेस पार्टी को सुनाकर चली जा रही है कि अहंकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। वहां उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सुना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, हर कोई सुनाकर जा रहा है। मतलब हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब विरोधियों से ज्यादा ना अपनों के निशाने पर है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां ही उसकी चुनावी रणनीति पर सवाल उठा रही है। कोई कांग्रेस को अहंकारी बता रहा है, तो कोई कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस से जोड़ रहा है। हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस का ऐसा हाल हो गया, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए वो भी कांग्रेस को सुना रहे हैं। पूरी कहानी सुनाने से पहले ये सुनाने वाली पूरी कहानी आपको सुनाए एक लाइन में। अच्छा, एक बड़ी खबर यह भी है कि अखिलेश यादव ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान कर दिया 6 सीटों पर।
अखिलेश, अब जिसको लेकर सवाल उठ रहे क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साइकिल से उतार दिया? जो हरियाणा चुनावों में हाल हुआ, अब अखिलेश यादव ने एक तरफा 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एक तरफा आप कहा जा रहा है कि क्या साइकिल से उतार दिया? पूरी कहानी सुनिएगा, लेकिन सामना में क्या लिखा है वो भी और सुनिए आप। दरअसल एक तरफा ऐलान हुआ, इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना ने यूबीटी उद्धव ठाकरे वाली यहां तक कह दिया कि जीती हुई पारी को हार में कैसे बदला जाए ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। ये यूबीटी शिवसेना भी सुना रही है कांग्रेस को। शिवसेना यूबीटी ने आज अपने मुखपत्र सामना में हरियाणा के चुनावी नतीजों पर एक लेख लिखा। इसमें कहा गया कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, ठीक, और स्थानीय नेताओं की गुटबाजी है। सामना के इस लेख में लिखा गया कि हरियाणा में बीजेपी विरोधी माहौल था। कोई नहीं कह सकता था कि हरियाणा में दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी। लगता था कि कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी, लेकिन जीती हुई पारी को हार में कैसे बदला जाए ये कोई कांग्रेस से सीखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिवसेना यूबीटी यानी कि सामना में लिखा गया। संजय राउत भी अलग से सुना रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के इस हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर नाराजगी जताई और नाना पटोले ने कहा कि ये ठीक नहीं है संजय राउत जो कह रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जताई। दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि एक अलायंस में रहकर एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाना बहुत गलत बात है। उन्होंने किस आधार पर लिख दिया मुझे नहीं पता, लेकिन संजय राउत के बयान से हमें आपत्ति है। सुनिए साहब, गृह युद्ध छिड़ गया इंडिया अलायंस में। इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। कौन से आधार पे उनने लिखा है क्या है? महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। देखिए तो फैक्ट है, देखिए कांग्रेस पार्टी की स्टैंडिंग कमजोर हुई है और नेगोशिएटिंग पावर, बार्गेनिंग पावर कमजोर हुई है नतीजों के बाद। हरियाणा में जो हाल हुआ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तो अलग ही हो गया। उन्होंने यूपी में उपचुनाव के लिए जो 10 सीटों पर होने हैं ना, 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं की। उधर हरियाणा के नतीजे, उधर अखिलेश यादव ने एक तरफा 6 सीटों पर ऐलान। बड़ी बात यह साहब कि जिन फूलपुर और मजवा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी है ना, जो कांग्रेस कह रही कि हम लड़ेंगे इसमें, उनमें भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 1-2 सीट दे रहे हैं कि इसमें लड़ना है लड़ लो, वरना नहीं होगा गठबंधन, ये भी बताया जा रहा है। अब इसके बाद यूपी उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा, नहीं होगा, अब पता नहीं आगे क्या होगा। इस पर बड़ा सस्पेंस हो गया है। 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया अखिलेश यादव ने। हरियाणा के नतीजे देखे, वहां तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ। अब कहा जाता है कि हरियाणा में चुनावों से पहले राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से गठबंधन का वादा किया था, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी थी, जिसका अखिलेश यादव ने अब बदला ले लिया। मतलब हरियाणा में हार के बाद गठबंधन में कांग्रेस पार्टी न सिर्फ कमजोर पड़ गई है, उसकी इंडी गठबंधन में बार्गेनिंग पावर बहुत घट गई है। अभी महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में अलग से तकरार चल रही है, हरियाणा में हार, महाराष्ट्र में तकरार। इंडी अलायंस की पार्टियां किस तरह कांग्रेस को नसीहत दे रही है ना, अब आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन से इंकार कर दिया था, वो भी कांग्रेस पर हमलावर है आम आदमी पार्टी। कल हरियाणा के नतीजे आए, कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी को भी चुनाव में हल्के में नहीं लेना चाहिए, हर चुनाव कठिन होता है। मतलब बार बार सुन रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, सोचिए जो आम आदमी पार्टी खुद हरियाणा में एक सीट भी नहीं जीत सकी, कहां जमानतें जब्त हो गई, वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे रही है। बुरे दिन आते तो कोई भी सुनाकर चला जाता है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 90 में से 89 सीट पर चुनाव लड़ी, एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीती। ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, उन्हें 1000 से भी कम वोट मिले। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरियाणा चुनाव पर आत्म अवलोकन करने के लिए कह रही है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर अलायंस हो जाता तो शायद 5 से 6 सीटों पर शायद कुछ असर पड़ जाता, ये भी विश्लेषक बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं था, लेकिन फिर भी उसको हराने में कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। जबकि हरियाणा बीजेपी को हराना चाहता था, हरियाणा आम आदमी पार्टी के एक और नेता राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोला। अच्छा, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हमारी आरजू की फिक्र करते हैं तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते
तो एक अलग शाम होती। हमारी हसरत का ख्याल रखते, मतलब अलायंस हो जाता तो फिर नतीजे पलट जाते साहब। आज वो भी पूछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। ये राघव चड्ढा जी ने लिखा। और इसके अलावा तमाम दूसरे नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलग से, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो लोग कपड़े तैयार करके राजभवन का रास्ता नाप रहे थे वो बैठे रह गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहाँ कमियां रह गई। राहुल गांधी अगर नहीं जाते तो निश्चित वहाँ कांग्रेस की सरकार बनती। आखिरी वक्त में ये लुटिया डुबो दी। और एक बार मैंने हुड्डा जी को कहा भी था कि आप राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में मत बुलाना। अब देखिए, कल हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद आज एक शब्द की राजनीति में जबरदस्त चर्चा हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द है परजीवी। परजीवी, ठीक। इस शब्द की चर्चा इसलिए क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जीत के बाद संबोधन में कांग्रेस पार्टी को परजीवी पार्टी कहा था। परजीवी, ठीक। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को निगल जाती है, इसलिए देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में अकेली लड़ी, हार मिली। जम्मू कश्मीर में एनसी के कंधे पर सवार होकर सत्ता में आ गई। उल्टा कांग्रेस की वजह से एनसी को थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। हालांकि मोदी का कांग्रेस पर परजीवी अटैक वैसे नया नहीं है। कुछ वक्त पहले भी प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो कह चुके हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। अकेले लड़ती है तो हार जाती है, गठबंधन करती है तो सहयोगियों के वोट खा जाती है, सहयोगी पार्टियों को निगल जाती है। पहले आपको प्रधानमंत्री के दोनों बयान सुनाते हैं, फिर बताएंगे कि बीजेपी को कांग्रेस पर परजीवी अटैक करने का मौका क्यों मिला और इसमें कितनी सच्चाई है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। लेकिन सवाल है ना साहब, कांग्रेस जैसी ग्रैंड ओल्ड पार्टी 70 साल तक देश पर राज किया, सबसे पुरानी पार्टी, इस वक्त हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में सरकार है, देश के 3 राज्यों में गठबंधन सरकार है, उसे क्या परजीवी पार्टी कहना सही है? मतलब तथ्य क्या? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस इंडी गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ी, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, वो भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। सहयोगी सुनारे गठबंधन कर लेते, अहंकार है, ओवर कॉन्फिडेंस है। सहयोगियों ने भी कहा है कि अकेले बीजेपी से टक्कर लेना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा
वहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान और कांग्रेस को फायदा हुआ, खासकर जम्मू में, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 में से 7 सीटें जीती। जम्मू की बात कर रहा हूं, 17 में से 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत का स्ट्राइक रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस 41%। 41 ऐसे नहीं उमर अब्दुल्ला आप सुना रहे, कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट 41% जम्मू में। कांग्रेस का जानते हैं 29 सीटों पर चुनाव लड़ी, लगभग सफाया, एक सीट जीत पाई है जम्मू में, एक। स्ट्राइक रेट 3%, वो भी तब जब कांग्रेस का पूरा फोकस जम्मू में होने को लेकर खुद उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठा दिए थे। अब प्रधानमंत्री परजीवी क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्या यह आधार है उनके कहने का कि अपने सहयोगियों को निगल जाती है? अब सारे सहयोगी हमला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, यानी जम्मू में कांग्रेस से कहीं बेहतर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आई। ये कहा जा सकता है कि गठबंधन की गाड़ी कांग्रेस नहीं बल्कि एनसी के सहारे पार लगी है। गठबंधन नहीं होता तो शायद जम्मू में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन शायद और बेहतर होता, और यही स्थिति कश्मीर में भी है। आप जानते हैं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 47 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 पर जीत गई, 90% स्ट्राइक रेट। घाटी की बात कर रहा हूं मैं, कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट 90%। कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ी, 5 जीती, आधा। अब इन्हीं तमाम बातों को लेकर तुलना की जा रही है साहब की, इतना खराब प्रदर्शन और उल्टा कांग्रेस के साथ गठबंधन से कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को घाटा हो गया, उसका कुछ नहीं जाता, सारा घाटा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। यहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अलग लड़ती तो शायद उसका प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की भी बात करते हैं तो जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट थी ना, डायरेक्ट फाइट, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26%, जबकि जहां कांग्रेस किसी सहयोगी पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ी वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50%। शायद इसलिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को परजीवी कहते हुए कहा था कि कांग्रेस सहयोगियों की कीमत पर फलती फूलती है, सहयोगियों को निगल जाती है, और जहां अपना फायदा देखती है वहां सहयोगियों से हाथ छुड़ा लेती है। इसके अलावा हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, अभी हरियाणा सीधी डायरेक्ट फाइट बिना सहयोगियों की बैसाखी के कांग्रेस हारती है, हमेशा हारती है। कांग्रेस और बीजेपी की परफॉर्मेंस के आधार पर तुलना करें तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद कांग्रेस लगातार जनता के बीच भरोसा खोती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़े बताता हूं मैं आपको, 2014-2024 चल रहा है, 10 साल, 3 तो लोकसभा चुनाव, 14-19, 2024 वो तो सबको पता है। 2009-2004 में भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी, अगर पुराने आंकड़े बताएं आपको। लेकिन 14 से 24 के बीच, ध्यान से सुनिएगा जो आंकड़ा बता रहा हूं, 62 असेंबली इलेक्शंस हुए, 62, 47 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, 62 में से 47। 2011 के बाद यानी कि पिछले 13 साल में कांग्रेस किसी स्टेट में सत्ता रहते प्रो इनकम्बेंसी के बाद दोबारा नहीं लौटी। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। जैसे अभी तो हो रहा है ना, मध्य प्रदेश में हैट्रिक, राजस्थान में मतलब राजस्थान में फिर वापसी, या छत्तीसगढ़ में वापसी हो रही है, अभी हरियाणा में वापसी हो गई है, जगह जगह वापसी हो जाती है। कांग्रेस की ऐसी वापसी जो है 2011 में हुई थी, 13 साल से वापसी हुई नहीं किसी राज्य में। ध्यान देने वाला आंकड़ा भी है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, 5, 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार थी। अब 24 चल रहा है, 10 साल में कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, उस तरह की राजनीति कर रही है, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली देश की पहली पार्टी बन चुकी है। 18 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। 10 साल में कांग्रेस गठबंधन 14 राज्यों से 6 राज्यों में सिमट चुका है। सुनिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन पाई है, और केवल सरकार नहीं बन पाई है, सीट्स में इजाफा हुआ है, वोट शेयर में इजाफा हुआ है। तीसरी बार जो सरकार लड़ रही हो उस सरकार को 20% अतिरिक्त सीट्स प्राप्त करना, ये जनता का विश्वास, विकास और प्रगति से ही संभव हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती, मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह सकता हूँ। ये लोग सिर्फ जैसे का फैमिली, परिवार, बच्चे अपने वहाँ तक सीमित हैं, लोग बहुत आगे चले गए हैं, बाकी पार्टियाँ बहुत आगे चले गई हैं। इनके ये तो बिल्कुल, इनसे हरियाणा की तो बात छोड़िए, हम तो पिछली बार तो अलायंस हम जो है चौटाला साहब के साथ बने थे, इस बार तो सरकार अकेली बन रही है, अपने दम पे बन रही है, फ़र्क देखिए कितना है।
अब आपको ना जम्मू कश्मीर के चुनाव की ऐसी सुखद तस्वीर दिखाते हैं जो आतंकी अफजल गुरु के नाम पर देश में राजनीति करने वालों के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देश का यह मैसेज जम्मू कश्मीर के सोपोर और किश्तवाड़ से आया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में अफजल गुरु की फांसी को राजनीतिक मुद्दा और आतंकवादियों को वोट बैंक समझने वालों को बहुत करारी चोट लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सोपोर से आतंकवादी अफजल गुरु का भाई और अलगाववादी कहे जाने वाले एजाज अहमद की हार हुई है। जमानत भी नहीं बची। अफजल गुरु का भाई चुनाव हार गया, 129 वोट मिले हैं, 129, नोटा से भी कम। आतंकी अफजल गुरु के भाई को नोटा से भी कम वोट मिले, 129। एजाज अहमद सोपोर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी था। दूसरा मैसेज किश्तवाड़ से आया, जहां बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार की जीत हुई है। शगुन परिहार के पिता और चाचा की आतंकवादियों ने हत्या की थी, इसलिए किश्तवाड़ में शगुन परिहार की जीत आतंकवाद के खिलाफ स्ट्राइक का सबसे बड़ा सबूत है। आतंकवाद के खिलाफ वोट स्ट्राइक, और ये वो वोट स्ट्राइक सिर्फ आतंकवादी अफजल गुरु के भाई पर नहीं, बल्कि 29 पूर्व आतंकवादियों, अलगाववादियों और जमीयत इस्लामी के उन सभी कार्यकर्ताओं पर भी हुई है जो कश्मीर घाटी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने इन सभी को जबरदस्त झटका दिया और हार का उनको सामना करना पड़ा है। वैसे आपको बता दें, इस बात को लेकर भी लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस शब्द का जिक्र किया, परजीवी, कल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को परजीवी कहा, और आज जाति को लेकर भी ऐसा तीखा सवाल पूछा जो कांग्रेस को उसी तरह चुभ रहा है या होगा जिस तरह आपसे 2 महीने पहले चुभ रहा था। याद है 2 मई मतलब अभी 2 महीने पहले 30 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली थी। इस सवाल पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ, अपमान हो गया। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी का अपमान बता दिया था। अब इंडिया अलायंस ने कहा था कि कोई किसी से उसकी जाति कैसे पूछ सकता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना की मांग करने वाली कांग्रेस से जाति को लेकर एक सवाल पूछ लिया है। कांग्रेस बुरी तरह से फंस सकती है। मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि अगर उसे सामाजिक न्याय की इतनी ही चिंता है तो कभी मुसलमानों की जातियों का जिक्र क्यों नहीं करती। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू समाज को तोड़कर जीत का फॉर्मूला बनाना कांग्रेस की राजनीति का आधार है और कांग्रेस जल्द नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। सुनाते हैं सबसे पहले क्या बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। और उधर आपको बता दें आज की एक सबसे बड़ी खबर युद्ध के मोर्चे से, महायुद्ध के मोर्चे से, जहां हिजबुल्लाह का सरगना नसरल्लाह, उसके भाई को भी इजराइल ने मार गिराया। हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी खाली, जो बैठेगा दफन हो जाएगा। 18 साल बाद नसरल्लाह मारा गया। 24 घंटे के भीतर नसरल्लाह का उत्तराधिकारी मारा गया। चार दिन के भीतर हिजबुल्लाह का तीसरा चीफ मारा गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की गद्दी इस कदर शापित हो चुकी है कि जिसने भी उस गद्दी पर बैठने की जुर्रत की वो जहन्नम पहुंच गया, उसकी कब्र खुद गई, वो मिट्टी में मिल गया। हिजबुल्लाह पर अब इजराइल ने तीसरी आंख खोल दी है, जिसके प्रकोप से बचना नामुमकिन है।
इजराइल ने 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। 28 सितंबर को खलील यासीन हिजबुल्लाह का नया चीफ बना। ताजपोशी के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने उसे भी नसरल्लाह के पास पहुंचा दिया। इसके बाद हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नया सरदार बनाया गया, जिसे 4 दिन बाद ही 3 अक्टूबर को इजराइल ने कब्र में दफन कर दिया। हालांकि सैफुद्दीन के खात्मे की पुष्टि इजराइल ने आज की है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को साफ साफ बता दिया है कि जो हिजबुल्लाह का चीफ बनेगा वो अपने ताबूत का इंतजाम पहले ही कर ले, क्योंकि उसकी मौत का काउंटडाउन उसकी ताजपोशी होते ही शुरू हो जाएगी। Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. वहीं बेनियामिन नेतन्याहू के बयान के बाद जब आईडीएफ के प्रवक्ता से हाशिम सैफुद्दीन के खात्मे पर सवाल किया गया, तो दानियल हगारी ने हिजबुल्लाह पर सैफुद्दीन की मौत की खबर छिपाने का आरोप लगाया। हमने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया। ये खुफिया विभाग के प्रमुख अबू अब्दुल्ला मोतारदा का मुख्यालय है। हम जानते हैं कि हासिम सैफी अल-दीन उसके साथ वहां मौजूद था। इस हमले के अंजाम की अभी भी जांच की जा रही है। हिजबुल्लाह अंजाम को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब हमें पता चलेगा तो हम जनता को अपडेट करेंगे। लेबनान के बाद सीरिया की बारी। बेरूत के बाद दहला दमिश्क। सीरिया लेबनान के बीच हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट तबाह। इजराइल की सेना अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। अब खबर आ रही है कि इजराइल एयरफोर्स ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक जबरदस्त हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला उस इमारत पर किया गया जहां हिजबुल्लाह के कुख्यात कमांडर के होने की खबर थी। ये इमारत दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास है। खबर है कि इस इमारत में हिजबुल्लाह के उस कमांडर को टारगेट किया गया जिस पर हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप था। लेकिन सीरिया की न्यूज एजेंसी का दावा है कि इजराइल के इन रॉकेट हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इजराइल की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि दुश्मन को टारगेट करके ये हवाई हमला किया गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से फ्रंट हैं जहां मौजूद कट्टरपंथी और मिलिशिया ग्रुप इजराइल पर पिछले 1 साल से हमले कर रहे हैं और इजराइल भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पहला फ्रंट गाजा पट्टी। तेल अवीव से गाजा पट्टी की दूरी 90 किलोमीटर है। गाजा पट्टी यहां हमास से इजराइल की जंग चल रही है। दूसरा फ्रंट वेस्ट बैंक। तेल अवीव से वेस्ट बैंक की दूरी 65 किलोमीटर है। वेस्ट बैंक यहां भी हमास और हिजबुल्लाह की तरह मिलिशिया ग्रुप है। तीसरा फ्रंट लेबनान है। तेल अवीव से लेबनान की दूरी 212 किलोमीटर है। यहां से भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल को टारगेट करते हैं। चौथा फ्रंट बहरीन है। तेल अवीव से बहरीन की दूरी 1670 किलोमीटर है। यहां अल अश्तर ब्रिगेड इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी करती है। पांचवा फ्रंट यमन है। तेल अवीव से यमन की दूरी 2340 किलोमीटर है। यहां हूती विद्रोहियों से इजराइल का सामना होता है। छठा फ्रंट सीरिया है। तेल अवीव से सीरिया की दूरी 218 किलोमीटर है। यहाँ फातेमियो ब्रिगेड इजराइल के खिलाफ एक्टिव रहती है। सातवां फ्रंट ईरान है। तेल अवीव से ईरान की दूरी 1585 किलोमीटर है।